देखिए 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या हुई थी। आरोप ये था कि एक तरफा मोहब्बत में फयाज नाम के युवक ने नेहा की हत्या की और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते इस लड़के का नाम है फयाज। एक तरफा मोहब्बत के फेर में फयाज कुछ इस कदर बेकाबू हुआ कि उसने कॉलेज कैंपस में ही नेहा का मर्डर कर दिया। कर्नाटक के हुबली में दिल दहलाने वाली वारदात 18 अप्रैल को हुई थी, लेकिन इस मसले पर सियासी घमासान अब भी जारी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे में थे। हुबली जाकर नड्डा ने नेहा के परिवार से मुलाकात की और सीबीआई जाँच की मांग भी की। यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूँगा प्रदेश को कि वो सीबीआई को हैंडल करे और इनके पिताजी ने भी डिमांड की है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई को देना चाहिए। हुबली के बीवीबी कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी थी। हमेशा की तरह नेहा 18 अप्रैल को भी कॉलेज गई थी, लेकिन प्यार ठुकराने से गुस्साए फयाज ने कॉलेज में ही उस पर चाकू से 9 वार कर दिए। मर्डर करने के बाद फयाज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे वारदात वाले दिन ही दबोच लिया। दूसरे दौर के मतदान से पहले सियासी दांव भी बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ही एक बहुत ही दिलचस्प बयान दिया है और इससे राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि उनको और अभिषेक की जान को खतरा है। এমন একটা বোম পড়বে এরা আমাদের জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। सुना आपने? बंगाल में बम बारूद की आवाज आपने पहले भी सुनी होगी। लेकिन अब बंगाल की शेरनी कही जाने वाली सीएम ममता ही कह रही हैं, उन्हें खतरा है। এই যে বোমা টোমা ফাটানোর কথা বলছে না, আমিও টার্গেট, অভিষেকও টার্গেট, এরা আমাদের জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। ममता के इस बयान से पहले दरअसल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की चुनावी फिजा में एक सियासी बम फोड़ा था। আগামী সপ্তাহে শুরুতে এমন একটা বোম পড়বে তৃণমূল বেসামাল হয়ে যাবে। शुभेंदु के इसी बयान को ममता बनर्जी ने शेर के जरिए नया मोड़ दे दिया। रहा गुलशन तो जुड़ा फूल खिलेंगे और रहा जिंदगी तो फिर मिलेंगे। देखिए केजरीवाल की डाइट पर फाइट जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन इसी बीच आज निगाहें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट पर, क्योंकि केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाएगा या फिर नहीं, इस पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। 19 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बीमारी को लेकर सियासी अखाड़े में बवाल है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। आरोप है कि जेल में केजरीवाल के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा। लगातार जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है। उनके परिवार के लोगों को बच्चों से मिलने से मना कर दिया गया। जिस तरह से आज उनकी तबीयत खराब है, शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और उनको दवा भी नहीं दी जा रही है, उनको तड़पाया जा रहा है। इसका जवाब लोग अपने कोर्ट की ताकत से देंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये सब आप नेताओं की नौटंकी है। एम्स के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई ना, इन्होंने कहा कि मुझे इंसुलिन चाहिए और वहाँ के डॉक्टर्स की भी सलाह ऐसी कि इनको इंसुलिन नहीं चाहिए। जबरदस्ती इंसुलिन देने की बात क्यों हो रही है? अब ये कहीं ना कहीं बड़ी एक षड्यंत्र है कि हम किसी रंग से सिंपैथी ले लें। कहा तो ये भी जा रहा है कि ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन की मांग की और ना ही एम्स के डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी। फिर इस मामले को तूल कौन दे रहा है? अब चुनाव में सत्तू वाली सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह दी है। इसके पहले आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को अमित शाह ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बढ़ती गर्मी के साथ बीजेपी का ग्राफ भी इन चुनाव में ऊपर जाएगा। गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। अमित शाह ने यह बयान पहले फेज की वोटिंग वाले दिन दिया था। अमित शाह ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा था कि एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग हो रही है। पहले आप अमित शाह का वो पूरा बयान सुनिए, फिर विपक्ष ने इस मुद्दे को कैसे लपका वो भी बताएंगे। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है।
मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। अमित शाह के इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुटकी ली और शाह को बिहार का सत्तू पीने की सलाह दे डाली। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली के गाजीपुर से, जहां पर भीषण आग लगी और उसका ड्रोन फुटेज सामने आया है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बीते 12 घंटे से आग लगी हुई है और अब जब ड्रोन शॉट आया है तो आप देखिए ये आग कितनी बड़ी और भयावह है, इसका अंदाजा अब आपको लगेगा। बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। लैंडफिल साइट का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। तो गाजीपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कूड़े का पहाड़ है और 12 घंटे से इस वक्त ये पहाड़ जल रहा है। गाजीपुर इलाका जहां पर लैंडफिल साइट है और बीते 12 घंटे से आग लगी हुई है और ये हम आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग दमकल की गाड़ियों को अलग अलग पॉइंट्स पर यहां लगाया गया है। आग को काबू करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन फिलहाल अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। कोशिशें चल रही हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। इसके आसपास जो इलाके हैं, कल्याणपुरी, मयूर विहार, फेज 3 या वसुंधरा, वहां तक इस धुएं को महसूस किया जा सकता है। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री मोदी जब उतरे तो जालोर से लेकर बांसवाड़ा तक कांग्रेस को घेरने का काम किया। दूसरे राउंड की वोटिंग को महज 4 दिन बाकी हैं और जिस रफ्तार से बीजेपी का प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर हंगामा बढ़ गया है और इसके बाद लोकसभा की जंग मंगलसूत्र और मुसलमान पर प्रचंड हो चुकी है। साथियों, भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, पूरी ईमानदारी से काम करती है, लेकिन कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। मोदी वर्सेस कांग्रेस, कौन जीतेगा 24 की रेस? कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती हैं। मनमोहन सिंह का वो बयान जिस पर छिड़ा घमासान। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? संपत्ति बांटने वाले इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव की लड़ाई में मुसलमानों पर सियासी पारा हाई है। मंच मरुधरा की धरती राजस्थान के बांसवाड़ा में सजा था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की हुंकार भरी तो कांग्रेस को करीब 18 साल पहले का वो बयान याद दिलाया जिस पर अब संग्राम छिड़ गया है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सलवादी बताया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच देगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। प्रधानमंत्री के बयान को कांग्रेस अब एक चाल बता रहा है। आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पीएम मोदी ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है। मैनिफेस्टो को लेकर छिड़ी जंग कोई नई नहीं है। मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब कांग्रेस प्रधानमंत्री को चुनौती भी दे रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं, इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। कांग्रेस के अलावा खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी इस जंग में कूद गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो सीएए लागू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को नागरिकता से महरूम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सीमांचल की जनता को घुसपैठ बोलकर तौहीन कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं घुसपैठी कहकर। 10 साल से वो क्या सो रहे थे? हमेशा इसको घुसपैठी का इलाहा करार देते हैं। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वो एनपीआर एनआरसी के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी हो तो मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद यही वजह है कि लोकसभा की लड़ाई मंगलसूत्र और मुसलमान पर आ गई है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इशारा था वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर था जो मनमोहन सिंह ने करीब 18 साल पहले 2006 में दिया था। सुनिए। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. तो देखिए, मुस्लिम वोट बैंक का कितना साथ किसको मिलेगा इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन बीते सालों में कांग्रेस को कितना वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक मिला है, बीजेपी को कितना मिला है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट, कांग्रेस अगड़े मुस्लिम 2014 में 42% वोट बैंक साथ रहा। 2019 में यह घटकर 39% पर चला गया। ओबीसी मुस्लिम का देखिए 37% 2014 में, लेकिन 2019 में यह घटा और घटकर 28% पर चला गया। यह था कांग्रेस के लिए 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव में मुस्लिमों के वोट बैंक का साथ, जो कि आपने देखा 2014 और 2019 में डिफरेंस था, 2019 में घटा था। अब बीजेपी के लिए देख लीजिए, अगड़े मुस्लिम का 2014 में 4% मुस्लिमों का साथ मिला, लेकिन 2019 में ये जो जनाधार है ये बढ़ा है, बढ़कर 7% पर हो गया। ओबीसी मुस्लिम का देखिए 11% 2014 में, जो कि घटा और घटकर 2019 में ये 8% पर चला गया। तो जो ओबीसी मुस्लिम है उनका वोट बैंक बीजेपी के लिए 11% से घटकर 8% तक गया था। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो चुके हैं।
देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। ये पोस्ट एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक्स पर राहुल गांधी ने ये पोस्ट लिखा है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मोदी और मुसलमान, यानी कि मोदी ने क्या क्या योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई और कितना साथ मिला है इसका सबसे पहले देख लीजिए। 3 तलाक पर कानून बनाया, हज के लिए महरम को खत्म किया, हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया, हज पर जीएसटी 18% से घटाकर 8% किया, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया, 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप दी। तो देखिए अब इन योजनाओं का लाभ मुस्लिमों तक कितना पहुंचा है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 14.2% मुस्लिमों को इसका लाभ मिला, 14.2%। अब देखिए मुस्लिमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं वो भी आपको बता दें। नई उड़ान योजना चलाई, शादी शगुन योजना चलाई, उस्ताद योजना, इसके अलावा सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना, नई मंजिल, हमारी धरोहर, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, इसके अलावा और भी कई योजनाएं चलाई, जिसमें एक है बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो ये वो तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई मुस्लिमों के लिए, और इन तमाम योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को कितना पहुंचा ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए एक आंकड़ा हमने आपको बताया। और अब आइए बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जो आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अवधेश। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना आपने और उसके बाद क्या योजनाएं चल रही हैं उसको विस्तार से पूजा ने समझाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। उनकी सेहत को लेकर कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही, और अब विवाद तिहाड़ जेल तक पहुंच गया है। तिहाड़ जेल के बाहर केजरीवाल की पार्टी ने प्रदर्शन किया। केजरीवाल की पार्टी दावा कर रही है कि समय रहते इंसुलिन नहीं दिया तो जान पर बन सकती है। वहीं बीजेपी इसे ड्रामा करार दे रही है। आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज तिहाड़ प्रशासन को हम ये देने आए हैं। क्या वो टेररिस्ट हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर गई है कि इंसानियत भी खत्म करके रखा हुआ है? ऐसी क्रूरता तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली की सियासत में इन दिनों इंसुलिन चर्चा के केंद्र बिंदु में है। इंसुलिन के नाम पर जंग छिड़ी है, सियासी वॉर का रूप ले चुकी है और इस जंग में तलवार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खिंची है। देश में चुनावी माहौल के बीच दिल्ली में सियासी पारा आसमान छू रहा है। ये तस्वीरें उसकी साफ तस्दीक कर रही हैं। केजरीवाल के मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन लेकर पहुंचे। जमकर बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस को इंसुलिन देने की भी कोशिश की। केजरीवाल की पार्टी का दावा है कि अगर वक्त रहते इंसुलिन नहीं दी तो बात बिगड़ सकती है। भाजपा के इशारे पर तो आप दिल्ली के लोगों की कितने भेजा इसको? हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, जो सिर्फ उनका ही नहीं, वो हर कैदी का अधिकार है। अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर मिलना चाहिए, अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो उसे दवाई मिलनी चाहिए। ऐसी क्रूरता तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग आक्रोशित हुए, लोग दुखी हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके परिवार के लोगों को बच्चों से मिलने से मना कर दिया गया, जिस तरह से आज उनकी तबीयत खराब है, शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और उनको दवा भी नहीं दी जा रही है, उनको तड़पाया जा रहा है, इसका जवाब लोग अपने वोट की ताकत से देंगे। अगर भाजपा ये सोचती है कि इस तानाशाही से लोग डर जाएंगे, दिल्ली के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और 25 मई को इस जेल का, इस अत्याचार का जवाब वोट से लोग देंगे।
केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल ने भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की एम्स के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन दिलाई गई। तिहाड़ जेल के मुताबिक 40 मिनट तक चले इस कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर की ओर से अरविंद केजरीवाल को ये आश्वस्त कराया गया कि कोई गंभीर चिंता की बात नहीं, लेकिन इस दौरान केजरीवाल की तरफ से इंसुलिन को लेकर न कोई इशू उठाया गया और न ही डॉक्टर्स ने इंसुलिन देने का सुझाव दिया, सिर्फ जरूरी दवाएं जारी रखने की सलाह दी। ये कंसल्टेशन एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अलावा आरएमओ तिहाड़ जेल और एमओ तिहाड़ की मौजूदगी में हुआ, लेकिन तिहाड़ जेल के इस दावे को आम आदमी पार्टी पूरी तरह खारिज कर रही है। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश की जा रही है। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है। ईडी कस्टडी में उनका शुगर लेवल 45 तक गिर गया था। तो तिहाड़ जेल जो कोर्ट में रिपोर्ट दे रहा है मेडिकल कि उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत ठीक ठाक है, यानी वो सारी रिपोर्ट ही झूठी है। जब आपके पास डायबिटीज का डॉक्टर ही नहीं है तो आप किस आधार से रिपोर्ट भेज रहे हैं? आज आप दिल्ली के, देश के, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से बात करिए, वो आपको बता देंगे कि 300 से ऊपर का शुगर लेवल इंसुलिन के बिना कंट्रोल नहीं हो सकता। डॉक्टर्स को अरविंद केजरीवाल की पूरी डाइट, उनकी दवाएं और उनके सभी पैरामीटर्स की जानकारी दी, तो वही एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो दवाएं अरविंद केजरीवाल की चल रही है वो उन्हें जारी रखनी चाहिए और समय समय पर उनकी सभी दवाइयों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही तिहाड़ सूत्रों का ये भी कहना है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का डॉक्टरों के सामने कोई इशू नहीं उठाया और न ही एम्स के डॉक्टर्स ने इंसुलिन लेने की उनको सलाह दी है। केजरीवाल की हेल्थ पर रहे वार पलटवार में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस भी बीजेपी से जवाब मांग रही है। ये एक ऐसा आरोप है जिस पर भाजपा को हर हालत में जवाबदेही बनती है। भाजपा सर्विंग मुख्यमंत्री को, विशाल बहुमत वाले मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। वहाँ वो अपने इलाज को लेकर अगर शिकायत करे तो सब बड़ा प्राइमरी कंसर्न है कि उसके इलाज के लिए उसकी संतुष्ट के अनुसार, कि पार्टी के संतुष्ट के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। इन सब के बीच बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में सिंपैथी बटोरने के लिए ऐसा कर रही है। अब ये कहीं ना कहीं बड़ी एक षड्यंत्र है कि हम किसी रंग से सिंपैथी ले लें, किसी कारण से चुनाव सिर पर है, कोई तो हमारा फुटहोल बने, नहीं तो लोग हमको भ्रष्टाचारी चोर करने शुरू हो गए हैं, तो हमको कुछ न कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे प्रति कुछ सिंपैथी बन पाए। इंसुलिन पर छिड़े वॉर के बीच अब आज निगाहें कोर्ट के फैसले पर भी हैं, क्योंकि आज कोर्ट फैसला सुनाएगा कि केजरीवाल को इंसुलिन की डोज मिलेगी या फिर नहीं। झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी दावा किया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। लेकिन इंडिया गठबंधन की रैली कुछ ऐसा हुआ जिसने बीजेपी को एक बार फिर गठबंधन पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। ये तस्वीरें इंडिया गठबंधन की रांची क्रांति की हैं। विपक्ष ने अपनी मजबूती का सबूत दिया। बीजेपी के खिलाफ उलगुलान की हुंकार भरी। मंच पर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए 2 कुर्सियां खाली रखी गयी। विपक्ष नेताओं ने नारा बुलंद किया, अब की बार बीजेपी की हार। अरे अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी? ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना। ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगी, देख लेना। रांची में शक्ति प्रदर्शन के जरिए विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तुम जेल से डरा रहे हो? भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को
जेल से डराने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जमानतें पूरे देश में जब्त कराने के लिए देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग एकत्रित हैं। उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उलगुलान रैली में विपक्ष का हर नेता बीजेपी पर हमलावर रहा। इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। जिस वक्त विपक्ष के नेता बीजेपी को कोस रहे थे, उसी वक्त रैली में पहुंचे गठबंधन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि उलगुलान रैली में खींचतान तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई, जो नारेबाजी और हंगामे के बाद कुर्सियों तक पहुंच गई। और इसी तस्वीर के बाद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद पूरी पिक्चर भी सामने आ गई, जिस पर अब बीजेपी गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा रही है। रांची में इंडिया गठबंधन के पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस में आरजेडी में कुर्सियां चली हैं, झगड़े हुए हैं, पिटाई हुई है, लोग घायल हुए हैं। तो हम लोग तो कहते थे कि स्वार्थ का गठबंधन है, चुनाव आगे बढ़ेगा, घूंसे चलेंगे। अब कुर्सियां चल रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो इनमें क्या एकता है? ये देश देख रहा है। ये जब आपस में एक नहीं रह सकते, देश को क्या एक करेंगे, ये स्पष्ट है। बताया जा रहा है कि झारखंड की चतरा सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी है, और उसी विवाद के चलते रैली में हंगामा हुआ। ऐसे में सवाल है कि क्या मतभेदों के बीच इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा।